रुद्रप्रयाग समेत कई जिलों में बारिश का कहर जारी। सोनप्रयाग के पास मुनकटिया में लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ हाईवे ब्लॉक हो गया। हालांकि मलबा हटाने और ट्रैफिक बहाल की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन बारिश बड़ी मशीनों को पहाड़ पर चढ़ाना मुश्किल हो रहा है बारिश की वजह से। रुद्रप्रयाग में हुए लैंडस्लाइड का असर केदारनाथ यात्रा पर पड़ रहा है। जिला आपदा नियंत्रण के मुताबिक हाईवे के ब्लॉक होने से श्रद्धालु जगह जगह फंस गए हैं। हालांकि यात्रा रूट के सभी संवेदनशील जगहों पर प्रशासन की पैनी नजर है। एसडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव के काम में लगी। टिहरी गढ़वाल में मसूरी मोड़ के पास मलबा गिरने के कारण नैनबाग रूट पर ट्रैफिक को कुछ समय के लिए रोक दिया गया। गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई। यात्रियों को शासन की ओर से जारी निर्देशों का पालन करने की अपील की गई। उत्तराखंड में लगातार भारी बारिश के चलते 3 नेशनल हाईवे समेत 120 से ज्यादा सड़कें बंद और कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। इस दौरान यमुनोत्री रूट पर एसडीआरएफ ने रेस्क्यू करके 100 तीर्थ यात्रियों को बचाया। उधर मौसम विभाग ने देहरादून समेत 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। बद्रीनाथ धाम में दान चढ़ावा हेराफेरी मामले की जांच के लिए गठित एसआईटी टीम मंदिर पहुंची है। इस दौरान एसआईटी ने मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। जांच टीम ने मंदिर समिति से संबंधित कागज, सीसीटीवी फुटेज और दूसरे दस्तावेज मांगे। और अब खबरें हिमाचल प्रदेश की। किन्नौर जिले के सांगला में भारी बारिश और भीषण लैंडस्लाइड की वजह से वैली ब्रिज पूरी तरह से ढह गया। एक दिन पहले बारिश में पुल के नीचे जमीन धंस गई थी, तभी से पुल पर आवाजाही बंद थी। पुल के जमींदोज होने से सांगला घाटी से क्षेत्र का संपर्क कट चुका है। शिमला में बारिश थमने के बाद संजौली कॉलेज के पास भयंकर लैंडस्लाइड हो गया। जब सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, कई लोग अपने अपने घरों में मौजूद थे। गनीमत रही मलबा घरों तक नहीं पहुंचा, लेकिन खतरा बरकरार है। मलबे की वजह से सड़क पर आवाजाही प्रभावित। लगातार बारिश के कारण शिमला के राजहाना में भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ी से बड़ी मात्रा में पत्थर, बड़े बोल्डर और मलबा सड़क पर आ गिरा। इससे नीचे पार्क की गई 2 गाड़ियां बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। कड़ी मशक्कत के बाद मलबा हटाया गया। मसूरी में लगातार हो रही बारिश के बीच मसूरी देहरादून एनएच पर भारी लैंडस्लाइड। घटना के बाद से आवागमन पूरी तरह ठप। हालांकि मलबा हटाने का कार्य जारी, लेकिन बारिश की वजह से राहत बचाव कार्य में दिक्कत आ रही है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। हिमाचल में तेज बारिश का अलर्ट जारी है। मनाली, धर्मशाला, शिमला, सोलन, मंडी में बारिश की संभावना। स्थानीय लोग और पर्यटकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। हिमाचल में भूस्खलन भी जगह जगह होने से यातायात कई जगह प्रभावित। और चलिए अब आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की खबरें। चढ़ावा चोरी मामले के बाद राम मंदिर ट्रस्ट में बड़े बदलाव की तैयारी। 22 जुलाई को होने वाली बैठक में समितियों के पुनर्गठन, नए महासचिव और सीईओ पर फैसला हो सकता है। बैठक में चढ़ावे की गिनती प्रक्रिया को और ज्यादा सुरक्षित बनाने के उपाय पर भी चर्चा होगी। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ की नियुक्ति को लेकर दिल्ली में सर्च कमेटी की बैठक हुई है। सोर्सेस के मुताबिक सीईओ के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट तय की गई है। वित्तीय, प्रशासनिक और मंदिर प्रबंधन में 20 साल अनुभव रखने वाले को वरीयता दी जाएगी। 18 जुलाई पद के लिए आवेदन किए जा सकते हैं। चढ़ावा चोरी मामले में जारी एसआईटी की जांच अंतिम चरण में पहुंच गई है। 5 जुलाई तक एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट यूपी सरकार को सौंपेगी। एसआईटी रिपोर्ट में प्रबंधन के लिए कई प्रस्ताव भी शामिल किए जा सकते हैं। सोर्सेस के मुताबिक सोमवार को एसआईटी फिर से अयोध्या में जांच कर सकती है। सीएम योगी ने आज गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की और इसके तहत राज्य में एक दिन में 35 करोड़ से ज्यादा पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का कहना है जन भागीदारी के तहत इसे पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से मुकाबले का एक अभियान बनाया जाएगा। नोएडा में पुलिस ने ठगी करने वाले फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया। ऑपरेशन साइबर वज्र के तहत 5 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह पर करोड़ों की ठगी का आरोप है। गिरोह कम ब्याज पर लोन दिलाने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। और यूपी के बाद अब बात मध्य प्रदेश की खबरों की करते हैं। दतिया उपचुनाव टिकट विवाद के बीच नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और अजय जामवाल भी इस दौरान मौजूद रहे। सूत्रों के मुताबिक पार्टी की लाइन और दतिया उपचुनाव जीतने पर चर्चा की गई है। TV9 से खास बातचीत में नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कार्यकर्ताओं से मिलकर बात करूंगा, वो अपने हैं, उन्हें मना लेंगे। दतिया से पार्टी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करने और केंद्रीय नेतृत्व से कोई बातचीत नहीं होने का भी उन्होंने दावा किया।
भोपाल में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने स्पष्ट कहा है कि दतिया उपचुनाव नरोत्तम मिश्रा के ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, किसी का भी इस्तीफा मंजूर नहीं किया जाएगा। वहीं उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि पार्टी में कोई संकट नहीं है, हम दतिया सीट जीतेंगे। बीजेपी में जारी अंदरूनी नाराजगी के बीच कांग्रेस ने दतिया उपचुनाव के लिए बड़ा दांव खेला है। पार्टी ने 2 बार के पूर्व विधायक और राजघराने से जुड़े घनश्याम सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। घनश्याम सिंह के मैदान में आने से दतिया उपचुनाव में देखने को मिल रही है कांटे की टक्कर। एमपी के सतना में रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जवान से मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज हुआ और आरोपी पर शिकंजा कसा गया। जानकारी के मुताबिक पीड़ित जवान ने नशे में धुत अभियुक्त को रेलवे ट्रैक से दूर रहने को कहा, जिस पर विवाद बढ़ गया। और अब जम्मू कश्मीर की खबरें आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दावा किया है कि बीजेपी राज्य में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चला रही है। तरह तरह के लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन हमारे विधायक ऐसे नहीं जो कि बिक जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायकों को खरीदने की कोशिश करने के आरोप पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने दावों के सबूत पेश करे, नहीं तो सार्वजनिक तौर पर माफी मांगे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कानूनी कार्रवाई करेंगे। अमरनाथ यात्रा के नुनफान बेस कैंप में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। अनंतनाग पुलिस के फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के अलर्ट पर एक संदिग्ध ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़ा गया। संदिग्ध की गिरफ्तारी किसी खुफिया इनपुट के बाद नहीं, बल्कि पुलिस की एफआरएस की मुस्तैदी की वजह से हुई। जम्मू से कड़ी सुरक्षा के बीच 9153 तीर्थयात्रियों का 11वां जत्था अमरनाथ के लिए रवाना हुआ है। 5724 तीर्थयात्री जहां 210 गाड़ियों के जरिए पहलगाम रूट से तो 149 गाड़ियों में सवार 3429 तीर्थयात्री बाल्टा रूट से पहुंचेंगे। राजौरी के मुरादपुर में लगातार तेज बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। कुछ इलाके ऐसे हैं जो कि जलमग्न हो गए हैं। तेज बारिश के बीच कई जगहों में तेज बारिश की चेतावनी दी गई है। प्रशासन ने लोगों को बेवजह घरों से बाहर ना निकलने की सलाह दी। और अब खबरें बिहार की। हाजीपुर में कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह के बाद हुई घटना ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। समारोह के समापन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर करीब 3 मिनट तक एक ही जगह मंडराता रहा। इसकी वजह से कार्यक्रम स्थल पर हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने दावा किया है कि 20 जुलाई के उपचुनाव के बाद पटना की बांकीपुर सीट पर बीजेपी की ही जीत होगी। चिराग ने कहा कि सभी एनडीए सहयोगियों का पूर्ण समर्थन बीजेपी के साथ है। जनसुराज के प्रशांत किशोर को इस सीट पर चुनाव में हार का सामना करना पड़ेगा। पटना में सेक्स रैकेट का विरोध करने वाले युवक की अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। 4 दिन बाद उसका शव बरामद किया गया है। शरीर के कई हिस्सों पर चोट के निशान पाए गए हैं। आशंका है कि 33 साल के बंटी की पहले बेरहमी से पिटाई की गई और फिर उसकी हत्या कर शव को जमीन में दबा दिया। खगड़िया जिले में एक चोर को ट्रेन में मोबाइल छीनना भारी पड़ गया। ट्रेन के यात्रियों ने मोबाइल चोर का हाथ पकड़ लिया और फिर करीब 9 किलोमीटर तक चलती ट्रेन में खिड़की से युवक को लटका कर रखा। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले किया गया। बगहा में 15 घंटे बिजली गुल रहने के बाद ग्रामीणों का गुस्सा बढ़ गया। दर्जनों गांवों में आपूर्ति ठप होने और मूलभूत सुविधाओं की कमी के बीच गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की, विरोध जताया। अमेरिकी हमलों के बाद ईरान का पलटवार शुरू हो गया है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान के ड्रोन अटैक। ईरानी आर्मी ने हमले का वीडियो जारी किया है। तो अमेरिका ने हमला किया और उसके बाद अब ईरान की तरफ से बदले की कार्रवाई शुरू हो गई है। ईरान की तरफ से भी अमेरिकी ठिकानों पर, यह देखिए आप तस्वीर आपको दिखा रहे, ईरान ने भी अमेरिकी ठिकानों पर बम बरसाना शुरू कर दिया है। तो यह तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान ने अब हमले शुरू कर दिए। ड्रोन के जरिए ईरान हमला कर रहा और यह सबसे पहले तस्वीर टीवी9 भारतवर्ष पर आप देख पा रहे हैं। तो आप देखिए, बीते एक हफ्ते की बात की जाए, तीसरी बार ऐसा है जब अमेरिका की तरफ से हमला किया गया और इस बार बहुत ही घातक और विनाशक हमले किए गए 50 से ज्यादा ठिकानों पर ईरान के अंदर। और अब ईरान ने कैसे बदला भी शुरू कर दिया। ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक जो किया गया उसकी सबसे पहले
तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। अमेरिकी ठिकानों पर अब ईरान ने भी बारूद बरसाना शुरू कर दिया है मिडिल ईस्ट में। तो ये देखिए, सबसे पहले आप देख पा रहे हैं और देखिए कुल मिलाकर ये तस्वीरें देखकर इस बात का पूरा अंदाजा लग सकता है कि हालात कितने ज्यादा खराब हो गए। कुछ वैसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है जैसी 40 दिन के युद्ध के दौरान 28 फरवरी के बाद हमने देखा था, जब इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर बारूद बरसाया था ईरान ने। और ईरान है जो कि अमेरिका के सामने झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा, अमेरिका की मनमानी के सामने सरेंडर करता हुआ नजर नहीं आ रहा, और मुंहतोड़ जवाब कैसे दे रहा है, ये ताजा तस्वीर है। तो ये टीवी9 भारतवर्ष पर सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस वक्त की, अभी अभी बहरीन पर ईरान का हमला, अमेरिका के 5th फ्लीट पर, अमेरिका के 5वें फ्लीट पर हमले की खबर सामने आ रही है। इस बीच एक और जानकारी, अमेरिका ने ईरान के 140 ठिकानों पर हमले किए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों पर बमबारी की खबर है, मिसाइल और ड्रोन से हमला किया गया है। तो सेंटकॉम ने जारी किया है हमले का वीडियो, ये देखिए तस्वीरें, मिसाइल और ड्रोन से अटैक की खबरें हैं। ईरान के 140 ठिकानों पर हमला किया गया, तो ईरान ने भी पलटवार करना शुरू कर दिया है, जहां अमेरिकी बेस को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, मिसाइल और ड्रोन से हमले की ये तस्वीरें सबसे पहले टीवी9 भारतवर्ष पर आपको दिखा रहे हैं। सेंटकॉम ने ये हमले का वीडियो जारी कर बताया है कैसे मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए गए हैं। ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है और इन अलग अलग ठिकानों पर 140 ठिकानों पर हमले किए गए हैं। और देखिए, ब्रिगेडियर शरदेंदु सर इस वक्त हमारे साथ है। शरदेंदु सर, बीते एक हफ्ते की बात करें, तीसरा बड़ा हमला, कुल मिलाकर ऐसा तो अब लग रहा है कि दोनों ही पक्ष, चाहे वो ईरान हो या फिर अमेरिका, कोई मूड में नहीं है कि सीजफायर को कंटिन्यू किया जाए या बातचीत की जाए। धमकियां दी जा रही है, धमकियों के आगे से अब हमले शुरू हो गए, बेहद ही घातक और विनाशक हमले। देखिए करुणा जी, पिछले जो एक हफ्ते से हमले चल रहे हैं और जिस तरीके से रिपोर्टिंग आ रही, पहले 80 टारगेट, फिर 90, फिर 140, ये दिखाता है कि अमेरिका बड़े डिस्प्रोपोर्शनेटली फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं टारगेट की ओवरलैपिंग भी है। एक तरफ देखिए टारगेटिंग हो रही है, दूसरी तरफ टॉक भी हो रही है। एक तरफ डिस्ट्रक्शन चल रहा है तो दूसरी तरफ डिप्लोमेसी को भी मौका दिया जा रहा है। तो इस तरीके का कंफ्यूजन पूरे स्टेट में क्रिएट किया है और आज की डेट में ईरान जो है वो बार बार रिटेलिएट कर रहा है। देखिए, ईरान ने आईआरजीसी के जो नेवी है वहां पे डिसेंट्रलाइज कमांड है। लोकल कमांडर को यह पूरी तरीके से अथॉरिटी दिया गया है कि अगर एक डेजिग्नेटेड रूट पे कमर्शियल वेसल्स नहीं जाते हैं तो आप उस पर स्ट्राइक करें। और उसी के तहत आज की डेट में यह युद्ध, जिसको आप युद्ध का जो 3.0 बोल रहे हैं, वो चालू हो गया है। और साथ में कौन सा देश सफर कर रहा है? सबसे ज्यादा टारगेटिंग देखिए बहरेन की हो रही है। छोटे देश जो कि पूरी तरीके से अमेरिका के सिक्योरिटी के ऊपर डिपेंडेंट थे, लगातार उसके ऊपर बमबारी हो रही है। और साथ में अब्बास अरागची देखिए ओमान जाते हैं और एक पैसेज को मुकर्रर करने की कोशिश करते हैं जिसमें ओमान का भी एग्रीमेंट हो और ईरान का भी एग्रीमेंट हो। लेकिन देखिए युद्ध में एक कंफ्यूजन का स्टेट बना रखा है। अभी तक अमेरिका ने पूरी तरीके से 14 पॉइंट के मुसाहदे को खारिज नहीं किया है, बातचीत को भी मौका दे रहे हैं, डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से सिचुएशन बनी कि दोनों देश प्रैक्टिकली लड़ाई नहीं चाह रहे हैं, लेकिन ऐसे कंपल्शन हो जा रहे हैं कि आपको उसका जवाब देना पड़ रहा है। अमेरिका की जो इंटेंसिटी है जवाब देने की, वो काफी इंटेंस है। जब बुशहर पे आप अटैक करते हैं, जहां के न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक करते हैं, तो ये दिखाता है कि आप यहां पे एक डिस्ट्रक्शन के मोड में फिर से जा रहे हैं। और साथ में जब स्टेटमेंट आता है कि आपने 100 टारगेट्स, 100 मिसाइल को लॉक कर रखा, टारगेटिंग कर रही, सिर्फ बटन दबाने की जरूरत है, तो एक बड़ा ही इंटेंस मैसेज आप ईरान को दे रहे हैं। लेकिन ईरान झुकने को ही लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके यहां जिस तरीके से हुजूम सड़कों पर आए, जिस तरीके से ईरान एकीकृत हुआ और बार बार ये कहता है कि अमेरिका से बदला वो जरूर लेगा, तो ये सारे पॉलिटिकल स्टेटमेंट को देखें तो वो अल्टीमेटली मिलिट्री एक्शन में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पे कंफ्यूजन है, क्योंकि आप बात को भी बढ़ावा दे रहे हैं और डिप्लोमेसी को भी बढ़ावा दे रहे हैं और डिस्ट्रक्शन भी कर रहे हैं। तो इस तरीके की तबाही का रिजल्ट नहीं निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और
ये जो तस्वीरें हैं हमलों की वो भी अब सामने आने लगी हैं। टू स्कूल ऑफ थॉट्स देखने को मिल रहे हैं जैसा कि आप बता रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक होने के बाद अभी बहरीन पर ईरान के हमले की खबर है। हम आपको थोड़ी देर पहले बता भी रहे थे, अब इसकी तस्वीरें भी दिखाते हैं। अमेरिका के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर अटैक, बहरीन में अमेरिकी बेस पर मिसाइल अटैक। जैसे कि अभी शरदेंदु सर भी बता रहे थे कैसे इन देशों को टारगेट किया जा रहा है। तो बहरीन पर ईरान का हमला हुआ है। कतर में भी यूएस बेस पर टारगेट किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान के हमलों से बहरीन में हड़कंप मचा है। वॉर चेतावनी वाले इस वक्त सायरन गूंज उठे हैं बहरीन के अंदर। बहरीन में हमलों के खिलाफ तैयारियां हैं। तो देखिए एक छोटा सा मुल्क है बहरीन और लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे वहां पर जो अमेरिकी ठिकाने हैं उसे हमला उस पर किया जा रहा है। ये देखिए आप, ये तस्वीरें आपके सामने है। बहरीन पर जो अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया गया, ये उसकी ताजा तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। तो ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अलर्ट सायरन बज रहे हैं। बहरीन के गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन शुरू किए हैं। लोगों से सुरक्षित ठिकानों में शिफ्ट होने की अपील भी की गई है। बहरीन में अब अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। तो 5th फ्लीट पर हमले की जानकारी, गृह मंत्रालय ने एयर रेड सायरन शुरू किए हैं। लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील कर दी गई। और देखिए अभी एक और बड़ी खबर, ना सिर्फ बहरीन बल्कि जॉर्डन से भी खबर आ रही है। जॉर्डन में भी बड़ा हमला हो गया है। जॉर्डन में प्रिंस हसन एयरबेस पर हमला हुआ है। कमांड और कंट्रोल सेंटर पर मिसाइल से हमला हुआ है। MQ-9 ड्रोन हैंगर ध्वस्त होने का दावा। अमेरिकी MQ-9 ड्रोन हैंगर नष्ट हुआ IRGC की तरफ से, यह दावा किया गया। ईरान ने जॉर्डन में भी हमला कर दिया है। युद्ध और ज्यादा घातक विस्तार लेता हुआ नजर आ रहा है। हालात क्या फिर से वही बन रहे हैं जो हमने देखे थे कि बेकाबू हो गए थे। तो अमेरिकी हमलों का विध्वंसक जवाब, जॉर्डन बेस पर मिसाइलों की बरसात देखने को मिल रही है। 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। एक साथ डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलें नाकाम भी की गई, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। और हमले में MQ-9 ड्रोन हैंगर को नुकसान पहुंचाया गया है। F-35 जेट ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होता है ये बेस। 10 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। संजय भारद्वाज सर, अमेरिकी हमलों की तस्वीरें तो हम दिखाई रहे थे, लेकिन अब ईरान की तरफ से भी अलग अलग खाड़ी देशों में हमले शुरू कर दिए गए हैं। लेकिन सर, थोड़े दिन पहले ईरान की तरफ से एक बयान भी सामने आया था जहां कहा गया था कि अगर यूरोपीय देशों की तरफ से भी अमेरिका की मदद की जाती है तो ईरान की तरफ से उन देशों पर भी हमला किया जाएगा और वो भी ईरान के दुश्मन होंगे। क्या नाटो की भी एंट्री देखने को मिल सकती है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से थोड़े दिन पहले कहा गया था कि नाटो देश समर्थन देंगे अमेरिका का। कितनी सच्चाई? देखिए, ये बात आप मान के चलिए कि अमेरिका भी नाटो का सदस्य है। तो अगर अमेरिका स्ट्राइक कर रहा है, अमेरिका पूरा इस वॉर को अपने तक लिमिटेड नहीं रखेगा। निश्चित रूप से वो एक जो फियर फैक्टर होता है कि ईरान को अगर अभी नहीं रोका गया, आज ईरान के निशाने पे इजराइल है, कल यूरोपियन कंट्रीज़ भी आ सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक जो फियर फैक्टर क्रिएट करके अमेरिका नाटो कंट्रीज़ को इस वॉर में ट्रैक कर सकता है। और दूसरी तरफ ये भी है कि ईरान भी ये चाहता है कि नाटो जो बाकी कंट्रीज़ पर दबाव बढ़ेगा। क्योंकि ईरान क्या कर रहा है, ईरान ये नहीं कर रहा कि अमेरिका के ऊपर या इजराइल के ऊपर ही अटैक कर रहा है। वो बहरीन पे कर रहा है, वो कतर पे कर रहा है, वो पिछले समय में UAE पे भी कर रहा था, सऊदी अरबिया पे भी कर रहा था। कि सारे कंट्रीज़ जब इसमें इन्वॉल्व होंगे तो दो चीज़ें इसमें होगी। पहली बात कि अमेरिका अपने बेसिस की सुरक्षा नहीं कर पा रहा तो इन कंट्रीज़ की कैसे कर पाएगा। लेकिन मुझे एक और बात लगती है कि मुझे लगता है अमेरिका यहाँ एक स्ट्रेटजिक कन्फ्यूजन क्रिएट किया हुआ है। और स्ट्रेटजिक कन्फ्यूजन दो लेवल पे चल रहा है। पहला कि ईरान के लेवल पे कि आप इसको एक कॉर्सिव मींस के माध्यम से इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करना चाह रहे हैं, यानी कि आर्म्स के आधार पे, सैन्य बल के आधार पे आप इसको, या आप रियली आप डायलॉग करना चाह रहे हैं। क्योंकि दोनों चीज़ें पैरेलल चल रही है। एक तरफ कहते हैं सीज फायर इज ओवर, बट दूसरी तरफ आप कतर में मिलने की तैयारी कर रहे हैं। मुझे लगता है ये स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन मिडिल ईस्ट के कंट्रीज के लिए भी हो रहा है कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अमेरिका वाकई क्या चाहता है। ईरान के साथ नेगोशिएशन चाहता है या ईरान को रोकना चाहता है। लेकिन एक बात मैं प्रगति यहाँ कहना चाहूँगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए कि ईरान के जो कोर इश्यूज थे, वो लीडरशिप का इशू था, वो न्यूक्लियर इश्यूज था, वो तो गौण हो गए हैं।
और प्राइमरी जो मुद्दा हो गया है आज नेगोशिएशन का, डिस्कशंस का, कॉन्फ्लिक्ट का, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गया है। तो ये पूरा का पूरा ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को मुद्दा बना के क्या मिडिल ईस्ट और दुनिया के कंट्रीज़ को ईरान और अमेरिका उस दबाव में लाके एक नेगोशिएशन पे पहुंचना चाहते। हो सकता है ये भी एक स्ट्रेटजी का पार्ट हो कि चलो तेल का जो आवाजाही है, सप्लाई चेन है, वो डिसरप्ट हो रही है, तो जो भी आप समझौता करो जिसमें मिडिल ईस्ट को भी प्रॉब्लम नहीं हो, इजराइल को प्रॉब्लम नहीं हो और उसको दुनिया एंडोर्स कर दे कि जो भी। लेकिन अभी सर ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ओमान से भी बात की थी ईरान ने कि चलिए यहां पर हम बकायदा टोल वसूलते हैं, पैसा वसूलते हैं, लेकिन ओमान की तरफ से मना कर दिया गया। और अब जब ईरान ने ओमान की तरफ से गुजर रहे जहाज पर हमला किया, इसके बाद ही अमेरिका ने फिर से बमबारी शुरू की। एक और बड़ी खबर, ईरान के अमेरिका पर जवाबी हमले जारी हैं। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का मिसाइल से हमला हुआ है। अमेरिकी सैन्य बेसिस पर ईरान ने हमलों को अंजाम दिया। ये देखिए आप तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कुवैत में ईरान का बड़ा हमला हुआ है। ईरान ने यूएस ठिकानों पर हमले किए हैं। कुवैत में भी कई जगहों पर धमाके की गूंज सुनाई दी है। इससे पहले बहरीन की खबर हमने आपको बताई। कतर में भी ईरान ने यूएस ठिकानों पर हमले किए। इधर ईरान ने कतर और यूएई में बड़े हमले को अंजाम दिया। कतर में यूएस के अल उदैद एयरबेस पर रॉकेट अटैक किया गया। यूएई पर ईरानी मिसाइलों की नई लहर। अबू धाबी में हमलों को रोकने में जुटा हुआ है आयरन डोम। वहीं यूएई के अल धफ्रा एयरबेस पर ईरान का हमला। अल धफ्रा एयरबेस पर धमाकों की आवाज सुनी गई है। यूएई के इस एयरबेस पर भी हमले की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, इन हमलों की पुष्टि यूएई मंत्रालय की तरफ से की गई है और एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। इधर यूएई के रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमलों की पुष्टि की है। रॉकेट और ड्रोन से हमले किए गए। ईरानी हमलों से निपट रहा है डिफेंस सिस्टम, ये यूएई की तरफ से कहा गया। तो ईरान के मिसाइल हमले की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। शहर के ऊपर से जाती दिखी हैं मिसाइलें तस्वीरों में और यूएस बेस की ओर लॉन्च की गई हैं ये मिसाइलें। ये देखिए तस्वीरें, शहर के ऊपर से मिसाइलें जाती हुई नजर आए। तो कुवैत, कतर, बहरीन अंडर अटैक। आखिरकार जिस तरह से हमलों को अंजाम दिया गया, आप देखिए हमलों पर क्या खबर है। आईआरजीसी के मल्टीपल मिसाइल हमले हुए हैं इन तमाम देशों के खिलाफ। ड्रोन हमलों के बाद ईरान का यह जवाब है। अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमलों को अंजाम दिया गया। कुवैत, कतर, बहरीन, जॉर्डन टारगेट पर ईरान के। बहरीन में यूएस 5th फ्लीट हेडक्वार्टर पर निशाना साधा गया। इसके अलावा डिफेंस सिस्टम से ज्यादातर हमलों को नाकाम किया गया इन मुल्कों में, जो जानकारी सामने आ रही है। हाई अलर्ट के बीच बजे हैं वॉर सायरन। मनीष, एक बार बताइए, ये जो मौजूदा हालात एक बार फिर से हम बनते हुए देख रहे हैं, क्या इसके पीछे कहीं ना कहीं ईरान के अंदर जो एक आंतरिक हालात हैं, जहां ऐसा लग रहा है एक बहुत बड़ी दुविधा है, या फिर यूं कहा जाए कि वहां पर अपना दबदबा बनाने की अलग अलग गुट कोशिश कर रहे हैं। एक चाहता है कि बातचीत हो जाए और दूसरा चाहता है कि नहीं, युद्ध होना चाहिए। देखिए, वो कहते हैं ना कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत घातक हो जाता है। ईरान के मामले में अभी वही दिखाई दे रहा है। 40 दिन के जंग के दरमियान जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, जिसमें सुप्रीम लीडर और बाकी लोग मारे गए थे, तो उस वक्त पूरी दुनिया को की सहानुभूति और समर्थन ईरान के साथ था और ईरान भी 40 दिन में सरवाइव कर गया था, तो उसको वो विजयी के तौर पर देख रहा था। लेकिन अब पता नहीं, ईरान में आईआरजीसी के कुछ लीडर्स को लगता है कि वो अमेरिका को जंग में हरा सकते हैं। वहां तक तो चलिए ठीक है, आप अमेरिका के बारे में ऐसा सोचते हैं, लेकिन आपने हॉर्मुज स्ट्रेट को समझ लिया कि नहीं, वो अपनी प्रॉपर्टी है जहां से होकर पूरी दुनिया के जहाज जाते थे। अब एक बात बताइए, अगर हॉर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा तो सबसे अधिक नुकसान किसका होगा? भारत जैसे देश का होगा, चीन जैसे देश का होगा। उसमें अमेरिका की सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन ईरान ने गजब सी जिद पकड़ रखी है कि नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट में तो और मैं किसी का सिविलियन जहाज भी नहीं जाने दूंगा, वरना जो है सो आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो इस जिद की वजह से अब ईरान के खिलाफ जो जंग शुरू हो रही है, इस जंग में कोई सहानुभूति अब ईरान के पक्ष में नहीं रहेगी, नंबर एक। दूसरी बात देखिए, पिछले कुछ दिनों से आज के हमले में एक अंतर है। आज ईरान ने यूएई पर फिर से अटैक कर दिया है। यूएई पर अटैक तब नहीं हो रहे थे जब पिछले कुछ दिनों से छुटपुट स्ट्राइक ईरान की तरफ से हो रहे थे, तो अब यूएई पर अटैक करना। और आपको ध्यान होगा कि सुप्रीम लीडर के जो सुपुर्दे खाक का समारोह हो रहा था, उसमें अरब देशों से सबके डेलीगेशन गए थे, यूएई का डेलीगेशन नहीं गया था। तो यूएई और ईरान की जो अदावत है वो पहले से ही बहुत तेज हो गई है। और अब जिस तरह से यूएई पर अटैक किया गया है,
इससे ये लग रहा है कि बस केवल इजराइल की एंट्री होनी बाकी है, और उसके बाद जो आपने फरवरी और मार्च में देखा उससे ज्यादा भीषण और ज्यादा विनाशक युद्ध इस वक्त अब आपको दिखाई देगा। अमेरिका ने ईरान पर कई मिसाइलें दागी हैं। अमेरिका ने तीसरी बार हमला किया। इस हफ्ते की बात करें तो तीसरी बार यह हमला किया गया है और बहरीन बेस से कई मिसाइलें दागी गई हैं। ईरान में अलग अलग ठिकानों पर हमले की खबर। और एक और बड़ी खबर, हाइमार्स मिसाइलों से अमेरिका का ईरान पर हमला, मिसाइलें दागे जाने की कई तस्वीरें सामने आई हैं। वो तस्वीरें सबसे पहले इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप। तो अल्टीमेटम खत्म होने के बाद ही अमेरिका ने हमला कर दिया। आपको याद होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। हॉर्मूज खोलने के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था। बहरीन से ईरान पर कई हमले किए गए हैं। जैसे ही अल्टीमेटम खत्म हुआ तुरंत हमले। और एक और बड़ी खबर, ईरान के दक्षिणी तट यूएस की तरफ से प्रहार किया गया। दक्षिणी तट पर बंदर अब्बास, सिरेक, बुशहर प्रांत में कई हमले। ये देखिए आप, ईरान का दक्षिणी तट सीरीज से कैसे धमाके आपको नजर आ रहे हैं मैप के जरिए। आप देखिए केश्म द्वीप, चाबहार, खुजिस्तान प्रांत में हमले किए गए। वहीं कुवैत के आसमान में भी कई मिसाइलें देखी गई हैं। अमेरिका ने कुवैत बेस में भी कई मिसाइलें दागी हैं। ईरान की ओर जाती दिखी हैं इन तस्वीरों में मिसाइलें। ये देखिए लाल घेरे के जरिए आपको बताने की कोशिश भी कर रहे हैं। हमले का तीसरा फेज देखने को मिल रहा है 3.0। आज ईरान में विध्वंस। खबर क्या है, क्या क्या हुआ है? ईरान के 12 शहरों में पिन पॉइंट तरीके से स्ट्राइक अमेरिका की तरफ से की गई है। 140 से ज्यादा ठिकानों पर अमेरिका की भीषण बमबारी हुई है। ईरान के मिलिट्री टारगेट पर एयर स्ट्राइक की गई है और ईरान पर रात के वक्त मल्टी वेव हमले भी हुए हैं। हाइमार्स से अटैक मिसाइल हमले किए गए हैं। हमले में टारगेट क्या क्या रहे ये जानते हैं। एयर डिफेंस साइट को टारगेट किया गया, मिसाइल स्टोरेज टारगेट पर, ड्रोन लॉन्च साइट को तबाह किया गया, कोस्टल रडार पर हमले किए गए, नेवल बोट भी निशाने पर, तो सैन्य लॉजिस्टिक भी हमलों के दायरे में रही हैं। आगे क्या? ईरान की जवाबी कार्रवाई देखने को मिली। अरब की यूएस बेस्ड टारगेट खतरे में, अमेरिका के मददगार भी हैं और ऐसी खबरें आना भी अब शुरू हो गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, बहरीन से ईरान पर मिसाइलों की बौछार। रात में मिसाइल हमले के बाद दहशत फैल गई। तो बहरीन से इस बार अमेरिका ने हमले की शुरुआत की है। बहरीन में जो मिलिट्री ठिकाना है वहां से मिसाइलें दागी गई हैं और इसी का बदला अब ईरान ले रहा है। तो वहीं ईरान के बंदर अब्बास में भी अमेरिका ने हमला किया और हमले के बाद बंदर अब्बास में धुएं का गुबार भी उठता हुआ दिखाई दिया है। यहां पर भी हमला किया गया है। केश्म द्वीप पर भी अटैक किया गया है। बंदर अब्बास में भी धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। यहां पर भी कई धमाके एक के बाद एक हुए। और एक और बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिकी हमलों की रफ्तार बढ़ गई है। तेहरान में ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। ये देखिए आप, तेहरान की तस्वीर। ईरान की राजधानी में एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया गया है। वहीं ईरानी टीवी का दावा, चाबहार के पास 2 धमाके हुए हैं। बुशहर प्रांत के डियर इलाके में 5 धमाके किए गए हैं। सिरिक, मिनाब और बंदर अब्बास के तटों पर भी ब्लास्ट हुआ है। ईरान के केश्म द्वीप पर भी हमले, बंदर अब्बास, केश्म द्वीप पर हमले की खबर। बुशहर प्रांत के डियर इलाके में हमलों की खबर है। कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। एक एक कर ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। शरदेंदु सर, ये हमले अमेरिका की तरफ से किए गए। ईरान की तरफ से भी अब पलटवार की शुरुआत हो गई है। लेकिन सर, जैसा कि अभी मनीष बता रहे थे, इजराइल का रोल अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। इस बार अलग कुछ ये रहा कि इजराइल की तरफ से ना तो ईरान पर कोई अटैक किया गया, ना ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले किए गए हैं। क्या इसके पीछे कोई स्ट्रैटेजी है? क्या कोई प्लान है या फिर जल्द ही उसकी भी शुरुआत हो सकती है? देखिए, जैसा आपने बताया, इजराइल इस समय तो डायरेक्टली ईरान पे हमले नहीं कर रहा है। वो आज की डेट में लेबनान पे उसने अपना कंसंट्रेशन कर रखा और पूरी तरीके से लेबनान का जो सदर्न पार्ट है उसको उसने डिस्ट्रॉय कर रखा है। इसको बोलते हैं स्टैंड बाई। आज की डेट में इजराइल स्टैंड बाई है। जैसे ही अमेरिका के हमले कम होंगे या कहीं उसमें मध्यम आएगा या वो रिकैलिब्रेट करेगा, तब इजराइल उसके ऊपर हमले करना शुरू करेगा। ईरान के अगेंस्ट तो इजराइल का मकसद ही यही है कि ईरान का पूरा डिस्ट्रक्शन, ईरान के न्यूक्लियर प्लान को पूरी तरीके से तबाह करना। आज की डेट में जब अमेरिका की इतनी इंटेंस बमबारी चल रही है तो इजराइल इसमें ना रह के अपने रिसोर्सेज को कंजर्व कर रहा है और ऐसे समय में हमला करेगा जब वहां पे थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी। क्योंकि इजराइल को पता, अगर वो इस समय युद्ध में आता है तो डिस्ट्रक्शन जरूर होगा, लेकिन वो बहुत बड़ा रिएक्शन ईरान से इन्वाइट करेगा। लेकिन वो भूल जाता है कि ईरान हर चीज का जवाब दे रहा है। चाहे वो अमेरिका के मिलिट्री बेसेस को स्ट्राइक कर रहा है तब भी वो इंटेंसिफाई कर रहा है।
अगर इजराइल इस समय फायरिंग करता है तो डेफिनेटली ईरान का एक बहुत बड़ा अटैक इजराइल के ऊपर होगा और जिससे वहां डिस्ट्रक्शन होगा। फिर वो जो लेबनान के ऑपरेशन है उसको वो पूरी तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाएगा। ये है ओवरऑल उसकी प्लानिंग, मेरा ऐसा मानना है। और एक मौका दिया जा रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं टॉक, अमेरिका ने बोला होगा इजराइल को कि आप ईरान के युद्ध में ना कूदें, आप लेबनान में की इंटेंसिटी कम करें और अल्टीमेटली सीज फायर। बिल्कुल शरदेंदु सर, और ये अमेरिका को पता है कि अभी फिलहाल किसी तरह से अगर हालात हैं वो अगर इतने खराब हो जाते हैं कि इजराइल को भी कूदना पड़ जाए तो फिर से स्थिति ऐसी हो जाएगी कि फिर हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप इजराइल को भी ना रोक पाए। एक और बड़ी खबर, दक्षिणी ईरान बुशहर में नए धमाके हुए। कोनार्क बंदरगाह पर अमेरिका का हमला हुआ है। बुशहर जहां पर न्यूक्लियर प्लांट भी है वहां पर हमला किया गया। ये देखिए आप, ताजा हमलों की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दक्षिणी ईरान में बुशहर में कोनार्क बंदरगाह पर यूएस का हमला। तो एक घंटे के अंदर बुशहर में 12 स्थानों पर हमले हुए हैं। 12 जगह पर हमले की खबर है। बुशहर प्रांत में अलग अलग जगहों पर हमला हुआ। डील पोर्ट में 5, असालियूहे में 4 धमाके, तो बुशहर शहर में 3 धमाके सुने गए हैं। अलग अलग स्थानों पर हमले की खबर सामने आ रही है। ये देखिए तस्वीरें भी इससे जुड़ी कुछ सामने आई। और बुशहर शहर में 3 धमाके सुने गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मनीष, इजराइल पर हम बात कर रहे थे, आप एड ऑन करिएगा, आप कुछ कह भी रहे थे, लेकिन क्या आने वाले वक्त में अमेरिका और हमले तेज कर सकता है? क्योंकि ये भी सच है कि ईरान की ड्रोन और मिसाइल क्षमता बहुत मजबूत है, इसलिए धीरे धीरे अमेरिका की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं जिससे कि थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाए ईरान को और वक्त आने पर जीत भी हासिल हो जाए। लेकिन क्या ये मुमकिन है? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी सेंटकॉम की तरफ से जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक 3.5 घंटे तक चले स्ट्राइक में 140 स्ट्राइक किए गए और उसके बाद आज का राउंड खत्म हो गया है। मतलब तीसरा राउंड आज खत्म हो गया है और इस दरमियान अगर देखें तो एक हफ्ते में कुल मिलाकर 300 स्ट्राइक किए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो स्ट्राइक की जद में खबरें आ रही है कि तेहरान तक को शामिल किया गया। तो एक बात तो साफ तौर पर है कि इजराइल इस बात का इंतजार कर रहा था कि बस बिल्कुल, तो 3 दिनों के अंदर 300 बड़े हमलों को अंजाम दिया गया है। अब इसका क्या असर होता है देखना होगा, क्या वाकई में दबाव में आएगा ईरान। अभी के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से राज्यव्यापी वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 कार्यक्रम की शुरुआत की है। सीएम ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश में 35 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा। हम लोग आए थे, जब सरकार बनी थी, डबल इंजन की भाजपा की सरकार प्रदेश में बनी थी, तब हम लोगों ने तमाम रंग बिरंगी जो स्ट्रीट लाइट होती थी, पीली लाइट होती थी, हेलोजन की लाइट होती थी, इसको हटाने का अभियान चलाया था। और हम लोगों ने कहा एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश में 16 लाख एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाई। याद करना, इसके कारण 100 करोड़ रुपए की बचत यूपी गवर्नमेंट को हुई थी। कार्बन उत्सर्जन जो हेलोजन से होता था उसमें काफी कमी आई और शहर में एलईडी स्ट्रीट लाइट सुंदर स्ट्रीट लाइट के रूप में जलती हुई दिखाई दी। नहीं तो हेलोजन जलता था, कीड़े मकोड़े भी उसमें जलते थे, भयंकर बदबू आती थी। यानी एक प्रयास हुआ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। आपने देखा होगा पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल आपके घर की बिजली के बिल को भी आधा कर दे रही है। साथ साथ एक ग्रीन एनर्जी का नया स्रोत आपको उपलब्ध करवाया गया। याद करिए, देश के अंदर 10 करोड़ परिवारों को मुफ्त में रसोई गैस के, एलपीजी के कनेक्शन बांटे गए। जो पहले कांग्रेस की सरकार में 50,000 और 1-1 लाख में ब्लैक होता था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10 करोड़ परिवारों को फ्री में एलपीजी के कनेक्शन उपलब्ध करवाए और ग्रीन ईंधन आपके घर में जले और माताओं और बहनों की आंखों की रोशनी लंबे समय तक उनके पास बनी रहे। इसके लिए धुएं से उन्हें मुक्त करने का और उनको किसी प्रकार की श्वास जनित बीमारी न हो, इसको बचाने का कार्यक्रम किया।
अकेले यूपी में 2 करोड़ परिवारों को यह लाभ मिला। ये सभी अभियान उसी का हिस्सा है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के चेयरमैन के रूप में प्रधानमंत्री जी ने दुनिया को भी इसके बारे में आह्वान किया। अयोध्या धाम प्रदेश की पहली सोलर सिटी बनी और सोलर सिटी के रूप में वहां जितनी भी लाइट जलती है, स्ट्रीट लाइट जलती है, वह सोलर से जो लाइट पैदा होती है उसी सोलर सिटी का ही सोलर सिटी के रूप में वही स्ट्रीट लाइट सरकारी भवनों में और स्ट्रीट लाइट के रूप में वहां अयोध्या में जलती है। बहनों और भाइयों, प्रकृति के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के क्रम में सभी कदम उठाए गए और उसी क्रम के हिस्से को आगे बढ़ाने के लिए आज मुझे गोरखपुर में प्रदेश सरकार के अलग अलग मंत्री अलग अलग जनपदों में हैं, माननीय राज्यपाल महोदय भी हैं, अलग अलग विभागों के लोग लगे हैं। एक साथ एक ही दिन में 12 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान, 35 करोड़ वृक्षारोपण के बड़े अभियान को हम लोगों ने अपने हाथों में लिया है।